नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, अभी तक जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया है। दूसरा चैप्टर जो आज आपकी शुरुआत होने जा रही है वह संधि से होने जा रही है। संधि मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर आप यूपी में कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरते हो, चाहे वो आपका कोई भी एक दिवसीय फॉर्म हो, तो संधि से जो आपके प्रश्न बनते हैं वह निश्चित ही आपके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं और संधि की जो शुरुआत है वो आज से हो रही है। दोस्तों, संधि में जो बताऊंगा, जो आपने किताबी लैंग्वेज आज तक आपने पढ़ी है उस लैंग्वेज से बिल्कुल हट के आज हम बात करेंगे। यानी यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वह बिल्कुल अलग प्रकार से संधि को देखेंगे और अलग प्रकार से संधि को पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स के साथ संधि पढ़ाऊंगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम संधि की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, संधि शब्द आपका जो है, यानी जो संधि शब्द की शुरुआत है या कह लीजिए आपका संधि शब्द है, यह आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी अगर मैं संधि शब्द की बात करूं तो जो आपका संधि शब्द है यह आपका बना है समधन-धी से। यानी यह जो शब्द बना है किससे बना है? समधन-धी से। तो यहाँ पर शब्द का जो अर्थ है, यानी समधन-धी शब्द का अर्थ जो होता है वो मेल या जोड़ होता है। यानी क्या होता है? मेल करना होता है या कह लीजिए उसको जोड़ने से माना जाता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। यानी जब आपके दो वर्ण होते हैं और दो वर्ण एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का यहाँ पर अर्थ होता है परिवर्तन। यानी जब दो वर्ण मिलेंगे और उन वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन क्या कहलाएगी? आपकी संधि कहलाती है। यानी जब दो वर्ण आपके एक दूसरे से मिलते हैं तो इसका मतलब वह क्या कहलाएगी? आपकी संधि के अंतर्गत आपका मान लिया जाता है। संस्कृत एवं हिंदी भाषा में परस्पर स्वरों या वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। आपकी जो संधि होती है वह संस्कृत में भी होती है, हिंदी में भी होती है, हिंदी में भी। तो परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है वही क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आपके सामने संतोष। तो संतोष शब्द में आपने देखा कि जो आपके सामने शब्द लिखा है, शब्द मैंने क्या लिखा है? आपके सामने संतोष लिखा है। अब संतोष शब्द की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा संतोष शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इस शब्द की मैं बात करता हूँ तो इस शब्द में अगर जो बात हुई है आपसे वो है क्या? ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है समधन तोष। अब देखिएगा माँ में आपका अगर देखा जाए तो आ रहा है और यहाँ पर आपका जो मिल रहा है समधन तोष, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। और आ ओ से मिलकर ही आपका विकार उत्पन्न हुआ जो किसमें बदल गया? ओ में बन गया। ठीक, यानी बन गया आपका संतोष बन गया। इसी तरह से देवेंद्र लिखा है, देखिएगा देवधन इंद्र शब्द लिखा है। अब वा में आपका जो निकला है वो आ है और यहाँ पर क्या निकला है? ई। और जब आ और ई मिले तो किसमें बदल गए? आपके ए में बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देवेंद्र लिखा है ना। यानी यहाँ पर आपने जो लिख रखा है देवेंद्र, तो देव यानी वा में आ निकला, ई आपका निकला, आ ई मिलके क्या बन गए? ए बन गए हैं। तो अर्थ क्या निकला कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और दो वर्णों के मिलने से उनमें जो पहली लाइन में आपने पढ़ा कि जो विकार होता है या कह लीजिए उन दोनों वर्णों में जो परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं वही परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और ये परिवर्तन आपको दिख भी गया, यानी यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई वर्ण है, और जब दोनों मिल गए तो क्या बन गए? आपके ए बन गए हैं। यानी जब दो वर्ण आपके एक दूसरे से मिलते हैं और उन दोनों वर्णों से मिलने में जो विकार होता है या कह लीजिए जो परिवर्तन आपको देखने को मिला मित्रों, वही क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अब देखिएगा संधि के नियम जो है सिर्फ भारोपीय भाषाओं में नहीं है। भारोपीय जो भाषाएं हमारी जो होती हैं यही है, हिंदी संस्कृत वगैरह, ये क्या है? आपकी भारोपीय भाषाएं हैं।
तो जो संधि के नियम है केवल भारोपीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि जो कोरियाई यानी कोरियाई लैंग्वेज है, कोरियाई भाषा है, उनमें भी देखने को मिलता है। जैसे यूराल, आल्टिक, यानी यूराल और आल्टिक भी आपकी क्या है भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ की भाषाएं ये नहीं है। ये भाषाएं कैसी हैं, कोरियाई है। जैसे यहाँ पर हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं वैसे ही यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगी वो आपको कोरियाई देखने को यानी कोरियाई देखने को आपको मिलती हैं। यानी अगर मैं इनकी यहाँ पर अच्छे से बात करूं तो यूराल बात हो जाएगी, आल्टिक बात हो जाएगी, ये सारी भाषाएं आपकी क्या कहलाएंगी, इसी के अंतर्गत आपकी मान ली जाएंगी। अगला जो है, अगर इसी में देखिएगा कि जिस प्रकार से यानी क्या है कि जिस प्रकार से आप नीला और लाल रंग को मिला देते हो, तो जिस प्रकार से आप क्या करते हो, आपने नीले रंग को मिलाया और आपने लाल रंग को मिलाया, तो जब नीले और लाल को आपने मिलाया तो जो रंग निकल के आपके सामने मित्रों आया, कौन सा आया, बैगनी आया। यानी दो रंग आपने मिलाए तो कौन सा कलर बन गया, बैगनी बना। तो उसी प्रकार से संधि में भी जब दो वर्णों को आप मिलाते हो तो उसकी प्रकृति जो होती है, वर्णों की जो प्रकृति होती है मित्रों, वर्णों की प्रकृति में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाता है। यानी सीधे सीधे अर्थ जो निकलता है, निकलकर आपके सामने ये आया कि जब आपके दो वर्ण मिलते हैं, यानी जब आपके दो वर्ण मिलते हैं और दोनों वर्णों के मिलने से जो आपका विकार होता है या कह लीजिए उन दोनों वर्णों में जो परिवर्तन हुआ वही आपका संधि कहलाएगा मित्रों। तो संधि की परिभाषा मुझे लगता है मित्रों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अब इसी की मैं बात करूं, अगर इसी को मैं आगे लेके चलता हूं, तो संधि जो आपकी हिंदी में मित्रों प्रयोग की जाती है या कह लीजिए जो संधि के आपके प्रकार होते हैं, हिंदी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में जो संधि के प्रकार हैं मित्रों वो कितने प्रकार की संधि होती है मित्रों, 3 प्रकार की संधि होती है। पहली संधि आपको सबको अच्छे से क्लियर है। पहली संधि आपकी कौन सी है मित्रों, स्वर संधि है, यानी पहली जो संधि है स्वर संधि है। दूसरी संधि आपकी जो कहलाएगी मित्रों वो क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाती है। और इसी के साथ साथ जो तीसरी संधि है वह आपकी विसर्ग संधि है। यानी ये जो संधि बन गई आपकी मित्रों, ये क्या बन गई, आपकी विसर्ग संधि बन गई। अब जब हम स्वर संधि की बात करते हैं मित्रों, तो स्वर संधि की जो हिंदी में हम लोग भेद पढ़ते हैं, हिंदी में जो भेद पढ़ते हैं या मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके 5 होते हैं। यानी यहाँ पर अगर स्वर संधि के भेद की बात की जाएगी तो स्वर संधि के जो आपको भेद देखने को मिलेंगे वो कितने मित्रों भेद मिलते हैं, 5 आपको देखने को मिलेंगे। पहली जो संधि होती है आपकी मित्रों वो कौन सी है, दीर्घ संधि होती है। दूसरी जो आपकी संधि होती है मित्रों वो आपकी गुण संधि होती है। तीसरी आपकी जो संधि होती है मित्रों यण संधि होती है। यह जो तीसरी संधि के रूप में आप यहाँ पर देखोगे वो कौन सी आपकी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। तीसरी जो मित्रों चौथी जो संधि है वह कौन सी संधि आपकी बन जाएगी मित्रों, वृद्धि संधि मान ली जाएगी। और जो 5वीं संधि आपकी बनेगी मित्रों, यह आपकी जो संधि है यह आपकी अयादि संधि है। अब आपकी जो स्वर संधि है मित्रों, स्वर संधि को ही आपके अच संधि भी कहते हैं। और जो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि को आपके हल संधि के नाम से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि अच शब्द का अर्थ ही होता है स्वर। यानी जो आपने पाणिनि के महेश्वर सूत्र पढ़े हैं, 14 महेश्वर सूत्र पढ़े हैं, उसमें अच एक प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। तो इसीलिए इसको स्वर संधि कह लीजिए या इसको आप दूसरे रूप में कह सकते हो। कौन सी संधि आपकी बन गई, अच संधि कह लीजिए या स्वर संधि कह लीजिए। तो स्वर संधि के मित्रों जो भेद आपको देखने को मिलते हैं, पहला भेद जो है आपका दीर्घ संधि कहलाता है। दूसरा जो भेद होता है वो गुण संधि होता है। तीसरा आपकी यण संधि, चौथी आपकी वृद्धि संधि, और ये जो संधि है आपकी लास्ट, ये आपकी अयादि संधि के नाम से जाना जाता है। जब आप व्यंजन संधि पढ़ते हो तो मित्रों हिंदी में व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं आपको पढ़ाए जाते हैं। उसमें आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके नियम बताए जाएंगे। लेकिन जब आप संस्कृत में पढ़ते हो तो संस्कृत में स्वर संधि के 7 भेद हो जाते हैं और व्यंजन संधि के जो भी भेद आपको मिलते हैं वो आपको ज्यादा भेद देखने को यहाँ पर आपको मिल सकते हैं मित्रों।
तो यहाँ पर सीधे सीधे देखिएगा एक अर्थ निकल कर आया आपके सामने कि पहली जो संधि है स्वर संधि को अज संधि कहते हैं। इसके आपके 5 भेद हो गए हैं। तो उन संधियों के बारे में अब यहाँ पर हम विस्तार से बात मैं आपसे करने वाला हूँ। पहली जो संधि है स्वर संधि। स्वर संधि कैसे की गए हैं देखिएगा, जब एक स्वर किसी दूसरे स्वर से मिलता है, यानी जब एक स्वर किसी दूसरे स्वर से मिलता है और दूसरे स्वर से मिलने के बाद उसमें परिवर्तन हो जाए या उसमें विकार उत्पन्न हो जाए मित्रों, तो वही संधि आपकी जो बन जाएगी वह आपकी कौन सी संधि, स्वर संधि के अंतर्गत आपकी मान ली जाती है। अब स्वर संधि का जो पहला भेद है मित्रों, वो आपकी जो भेद है वो कौन सी है, आपकी दीर्घ संधि। देखिएगा आपके एग्जाम में जो प्रश्न आपसे पूछता है मित्रों, वो 2 प्रकार से पूछता है। एक तो आपके सामने वो क्या करेगा, एक शब्द रखेगा और शब्द रखने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और पूछेगा बताइए निम्न में से ये कौन सी संधि है और कौन सी संधि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या देता है कि एक शब्द लिख देगा और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी उसको 4 प्रकार में ऑप्शन में क्या होता है, संधि का जो क्या करना होगा, विच्छेद करना होगा। संधि का आपको क्या करना होगा, विच्छेद बताना होगा। यानी जो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में मित्रों को मिला के पूछे जाते हैं, मैंने बताया कि कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, 2 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे मैंने बताया कि पहले प्रकार के क्वेश्चन में पूछेगा, एक शब्द लिखेगा और शब्द देने के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए यह संधि कौन सी है और कौन सी नहीं है। दूसरा क्या करेगा, संधि शब्द लिख देगा और संधि शब्द लिखने के बाद उसमें आपसे वो पूछेगा कि बताइए इसका जो संधि शब्द है इसका विग्रह क्या बनेगा और विग्रह क्या आपका नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो दीर्घ संधि आपका है, दीर्घ संधि में जो पहला नियम मैंने बताया वो आपको क्लियर हो गया है। अब देखिएगा इसका जो सूत्र होता है दीर्घ संधि का वो क्या है, अकः सवर्णे दीर्घा। देखिएगा 2 चीजें हैं, एक मैं आपको ट्रिक से संधि बताऊंगा और दूसरे जो मैं आपको संधि बताऊंगा मित्रों वो आपको जो किताब की लैंग्वेज होती है उससे बताऊंगा। जैसे भी आपको समझ में आएगा उसमें आप देख लीजिएगा। पहले हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं वह आपका क्या देख रहे हैं, अकः सवर्णे जो दीर्घा आपका सूत्र होता है, उस सूत्र से हम लोग देख रहे हैं कि उस सूत्र के अनुसार जो आपका अकः सवर्णे है वो जो संधि है आपकी, इस संधि का प्रयोग कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो अकः सवर्णे दीर्घा का अर्थ क्या होता है, अक मित्रों आपका एक प्रत्याहार है। अक क्या है, एक प्रत्याहार है, क्योंकि जब आप महेश्वर सूत्र पढ़ते हो तो क्या लिखते हो, अयोण। यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, रिलिख। यहाँ पर क्या है, ये आपके 2 हो गए अयोण, यानी आ ई उ, ये आपका क्या हो गया अयोण और ये क्या बन गया आपका रिलिख। यानी यहां से आपका आ लिया गया और यहाँ का आपका क्या लिया गया, का। तो एक प्रत्याहार निकल कर आया जिसे कहा गया अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री और ली आते हैं, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत मित्रों क्या है, आ ई उ और यहाँ पर आपको री देखने को मिला है। तो वही बात की गई कि अकः सवर्ण दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार आए या कह लीजिए आ आए, ई आए, उ आए, री आए। हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में आपको अच्छे से पता है कि इसका प्रयोग आपका नहीं होता है, तो यहां से भी इसको हम क्या करेंगे, हटा दिया। तो आ ई उ री आपका हुआ सवर्ण। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है, समान वर्ण, यानी उसी की तरह समान वर्ण आए। अक आ ई उ री आए, सवर्ण समान वर्ण आए, तो इनका जो परिवर्तन मित्रों हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा, दीर्घ रूप में आपका हो जाता है। यही इस सूत्र का मतलब निकल के आया है, अकः सवर्णे दीर्घा। यानी जब आपका अक प्रत्याहार आए या कह लीजिए आ ई उ री आए और उसके बाद आपके समान वर्ण आए, तो उसका जो परिवर्तन आपको मिलेगा, देखने को किसमें मिलेगा, दीर्घ रूप में आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आ ई उ री है, अगर आपका आ आया और आ के बाद फिर से आया तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, दीर्घ में हुआ। यानी अक आया और समान वर्ण आया तो कहां बदल गया, दीर्घ में बदला। इसी तरह से अगर आपका आ धन आया तब भी किसमें जाएगा, आ में। या आपका दीर्घा धन आया
तब भी आपका जो बदलेगा किसमें बदलेगा मित्रों, इसी रूप में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आ धन आ बराबर तब भी दीर्घा, आ धन दीर्घा बराबर तब भी आ, और दीर्घा और आ होगा तब भी आ में बदलेगा। या कह लीजिए आपका दीर्घा है और इधर भी दीर्घा है, तब भी इसका परिवर्तन होगा वो आपका दीर्घ आ में ही होना है। यानी ये अक प्रत्याहार हो, उसी के साथ समान वर्ण हो, तो उसका परिवर्तन हमेशा किसमें होगा मित्रों, दीर्घ वर्ग में हो जाएगा। इसमें आपने देखा कि ये सब वर्ण आपको मिल रहे हैं, तो इनका सबका परिवर्तन आपको जो देखने को मिला है मित्रों, वो किसमें आपको देखने को मिला है, दीर्घ रूप में मिला है। इसी प्रकार से अगर आपका ई धन ई आएगा तब भी दीर्घ ई बदलेगा। इसी के साथ ही ई धन दीर्घ ई आएगा तब भी आपका दीर्घ ही होगा। इधर आपका दीर्घ ही हो और इधर लघु ई, तब भी दीर्घ ई जाएगा। और इधर आपका दीर्घ ही हो और इधर आपका दीर्घ हो, तब भी ये दीर्घ ई में बदलेगा। इसी तरह से आपका उ का भी नियम चलेगा। यानी अगर आपका इधर उ धन उ हो तब भी आपका दीर्घ उ होगा मित्रों, और ये उ दीर्घ उ और लघु उ मिल जाएगा तब भी दीर्घ उ बदलेगा। और इसी के साथ ही उ होगा और दीर्घ उ होगा तब भी किसमें होगा, दीर्घ उ में। और इसी के साथ साथ अगर आपका दीर्घ उ हो और इधर भी दीर्घ हो तो अब भी बदलेगा किसमें, दीर्घ उ में। यानी हर एक समान स्थिति में आपका जो परिवर्तन मिलेगा वो आपको दीर्घ ई या तो आपको दीर्घा मिलेगा, या दीर्घ उ मिलेगा, या दीर्घ ई मिलेगी, या आपको री देखने को मिलता है। यानी हर एक स्थिति में आपको जो मिलेगा वो देखने को आपको क्या मिलेगा मित्रों, री आपको देखने को मिलेगा, या आपको ये चारों वर्ण आपको मिलते हैं। तो यहां से आपने देख लिया होगा कि अका सवर्णे दीर्घा का अर्थ आपका क्या होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मित्रों, वो इनके उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको दीर्घ संधि कभी भी नहीं भूलेगी। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।